हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल पीपल पॉडकास्ट शो। आज का एपिसोड हमें ये सिखाता है कि आप कभी भी एक ही फील्ड के लिए लिमिटेड नहीं हो। चाहे सिविल सर्विसेज का ड्रीम हो, पीजेंट की लाइफ हो, फार्मिंग का नॉलेज हो या फिर एग्रीकल्चर की डिग्री हो, तो आप सिर्फ एक फील्ड के लिमिटेड नहीं होते। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, ये हमें आज बताएंगी ज्योति मीना जी, जो कि एक खुद मिस फैब इंडिया रनर अप रही है 2025 की। तो आज हम उनसे बात करेंगे, सीखेंगे कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कैसे की जाती है, एंड उसकी नॉलेज हम लेंगे। साथ ही में एक पेजेंट की लाइफ कैसी होती है, क्या स्ट्रगल रहते हैं उनके, एंड सिविल सर्विसेज के लिए कैसे प्रिपेयर करें, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज के एपिसोड में। सो लास्ट तक देखिएगा एंड आई होप आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एंड इस एपिसोड को देख के इंस्पायर होंगे। आज के टाइम में ब्यूटी को मोस्टली लुक्स से जज किया जाता है। आपके लिए ब्यूटी विद पर्पस का रियल मीनिंग क्या है? देखिए, इसमें जैसे जो टर्म है ब्यूटी विद पर्पस, हम अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो एक वर्ड है ब्यूटी, एक है पर्पस। तो राइट। ब्यूटी का जो मतलब है, तो ब्यूटी हम क्या होता है, मोस्टली हमारे माइंड में आता है एक फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए, एक राइट। सिमेट्रिकल फीचर होना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो भी एक पार्ट है। लेकिन इसे अगर आप एक ट्री की तरह देखेंगे जिसकी ब्रांचेस है बहुत सारी, तो इसकी दूसरी भी ब्रांचेस है, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, कंपैशन हो गया। और जो पर्पस है वो वैसे भी हमारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि वो हमारी लाइफ को डायरेक्शन देता है। और राइट। जो पूरा एक जो फ्रेज है ब्यूटी विद पर्पस, तो इसका सिंपल सा ये है कि आप सिर्फ अपनी ब्यूटी तक कंफाइन नहीं कर रहे चीजों को, यू आर ऑल्सो डूइंग थिंग्स आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ काइंडनेस, टू मेक अदर्स लाइफ ब्यूटीफुल। राइट, राइट। जैसे कि हो गया कोई सोशल वर्क हो गया, क्योंकि हम्म। काफी सारे पेजेंट्स हैं जो लोग मेंटल हेल्थ को एडवोकेट कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, और काफी एनजीओज भी स्टैब्लिश किए लोगों ने। तो वो भी एक ब्यूटी विद पर्पस का पार्ट है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट के एडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ इन अदर्स वे ऑफ लिविंग। तो वो मेरे लिए वो है उसका मतलब। ओके, सो सोशल वर्क भी पेजेंट्स का वर्क होना चाहिए ब्यूटी के साथ साथ, राइट? या ये। राइट। ओके। हाँ डेफिनेटली। और आप जैसे पेजेंट्स को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिया मिर्जा मैम है, तो ओके। आप अगर उनका जो पूरा वर्क देखेंगे, तो शी इज ब्यूटिफुल, शी लुक्स अमेजिंग, द वे शी टॉक्स इज रियली हम्बल, शी इज अ हम्बल पर्सन। और राइट। वो एनवायरमेंटल जो इश्यूज है उनको भी एड्रेस कर रही है, वो वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रही है। तो वो भी एक पैजेंट है। ऐसे ही बहुत सारे पैजेंट्स हैं जो लोग हम्म। यूनिसेफ से एसोसिएटेड है, यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड है। तो मतलब यही डिफरेंस है एक पैजेंट में और एक नॉर्मल ग्लैमर वर्ल्ड में, जो उसे ओके, डिफरेंट करता है। तो पेजेंट जर्नी ने आपको सिर्फ स्टेज कॉन्फिडेंस दिया या लाइफ की वैल्यूज और सेल्फ बिलीफ को भी रिडिफाइन किया? ये पैजेंट्री मेरे लिए एक बहुत ही होलिस्टिक लर्निंग लेकर आया है। तो स्टेज कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो तो मेरे अंदर था पहले भी, क्योंकि हम्म। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट। मतलब ओके। इफ यू टेल मी टू बी ऑन स्टेज, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। तो मैं मतलब अपने स्कूल डेज में, कॉलेज में मैं काफी पार्टिसिपेट करती रहती थी, जैसे डिबेट हो गया, एलोक्यूशन हो गया। तो मुझे कभी वो स्टेज फियर वाली चीज नहीं आती। मेरे साथ ये होता है कि जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि हाँ चलो कुछ बोलने को मिलेगा। चाहे मेरे राइट। पास कुछ ना भी होना, तो मैं कुछ ना कुछ बना लूंगी बोलने के लिए। जी ने बेसिकली मुझे रैम्प कॉन्फिडेंस दिया, बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉकड ऑन द रैम्प, दैट टू ऑन द नेशनल स्टेज, और सीधा मतलब वहां पे फाइनल्स में। तो वो एक बहुत अलग बड़ी बात। डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी थी और एक अलग ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो एक वो दिया। दूसरा जो हमारा पीयर ग्रुप था, बाकी जो फीमेल्स वगैरह थी, तो उसमें दो कैटेगरीज थी, एक थी मिस, एक थी मिसेस। तो राइट। इन्होंने, इनसे मैंने काफी डिफरेंट चीजें सीखी। जैसे खास करके जो मिसेस कैटेगरी थी, उनको आप देखोगे तो उनके काफी सारे लोगों के किड्स भी थे, तब भी वो लोग अपने ड्रीम को परस्यू कर रही है। तो वो मतलब हम लोगों के लिए वो बहुत एक इंस्पिरेशन की बात है कि उसका मतलब है कभी अपने को ड्रीम करने से रुकना नहीं चाहिए। और उनका जो आप हम्म। पैशन देखोगे ना उसकी तरफ, तो द वे दे वॉकड एंड एवरीथिंग, तो वो जो रियल पैजेंट वाला फील आता है वो हमें उनसे दिखेगा। तो मैंने उन लोगों से सीखा।
फिर जो मेरी दूसरी मिस वाली जो फ्रेंड्स थी, उन लोगों से जैसे काफी उसमें डॉक्टर्स थे, टैरो कार्ड रीडर्स थे, ऑथर्स भी थे। तो जो बेसिकली जो हमारा जो पैजेंट का पूरा जो एक क्रक्स था, एसेंस था, वो था डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी। तो जब उन लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो बहुत कुछ सीखा। फिर काफी मतलब वो पर्सनालिटीज के हमारे सेशंस होते थे, तो कुछ उसमें एक्टर्स थे, कुछ काफी मतलब बड़े कहते हैं ना प्रोड्यूसर्स वगैरह भी थे। तो वो लोग बहुत हम्बल थे। तो मैंने ये सीखा कि इट डजेंट मैटर आप लाइफ में कितना कुछ अचीव करो, लेकिन हमेशा वो ह्यूमिलिटी और अपना जो ग्राउंडेड नेचर है उसे बनाए रखना चाहिए। तो काफी सारी चीजें सीखी। या ड्रीम की कोई वैसे भी एज नहीं होती, राइट? कभी या भी हम कोई राइट, भी ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। सो अब आप एकेडमिक करियर गोल्स एंड क्रिएटिव परस्यूट इन सबको एक साथ कैसे मैनेज करती हो बिना बर्नआउट के? देखिए, बर्नआउट मुझे नहीं हुआ इन चीजों से। जो भी चीजें डिसीजंस मैंने लिया है, मेरे साथ क्या होता है, जैसे मैं डिफरेंट चीजें अचीव करूंगी तो मैं और पैशनेट हो जाऊंगी कुछ नया करने के लिए। तो और एकेडमिक्स ऐसा है कि उसको तो मैंने हमेशा से मतलब मुझे लगाव रहा है उसकी तरफ कि नहीं, स्टडीज में तो अपने को अच्छा करना ही है, क्योंकि वो एक फाउंडेशन देता है, वो एक राइट। अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है अपने को। और डिफरेंस है कि एक लिटरेट पर्सन में और एक एजुकेटेड पर्सन में। जरूरी नहीं है जो लिटरेट होगा, जिसको बहुत नॉलेज होगा, वो अपनी लाइफ में एक्सेल करेगा। लेकिन एजुकेटेड का मतलब है कि उसके अंदर मॉरल वैल्यूज भी होंगी, उसको नॉलेज भी है, वो लोगों से हम्म। बात करने का तरीका भी जानता है। तो मेरा फोकस था एक एजुकेटेड पर्सन बनने पे। हालांकि मैंने राइट। सिर्फ बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर किया है, उसके बाद मैंने हायर स्टडीज नहीं करी। क्योंकि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना था और डिफरेंट मतलब मेरा वो एस्पिरेशन था। तो मेरा ये मानना है कि जो उस दौरान जो मैंने नॉलेज गैदर किया बुक्स से, तो उसने मुझे एजुकेटेड बनाया। जबकि डिग्री के टर्म्स में एक वेरी बेसिक ग्रेजुएशन है। तो और जो अभी मेरा जो फेज है 2025, उसमें डिफरेंट चीजें आई। तो जो मेन चीज है वो है प्रायोरिटाइजेशन, कि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ये चीज करनी है या नहीं करनी। तो अब जैसे अब जनवरी है तो मेरा जो एग्जाम है वो मई में है, तो अब मुझे पता है कि जनवरी से मई में ज्यादा फोकस स्टडीज पे देना है, दूसरी चीजों राइट। को धीरे धीरे रिड्यूस करना है। वैसे ही जैसे अब जैसे पहले था, तो पहले जब पेजेंट्री का फाइनल्स आने वाला था तो वहां ज्यादा फोकस करना है। तो वो प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं पर जो प्रोडक्टिविटी आ रही है वो 2 आवर्स की आ रही है, कोई मतलब नहीं है। राइट। तो जनरली आई फॉलो 8+8+8 रूल, के 8 आवर्स स्टडी, 8 आवर्स बाकी चीज, और 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स सोना है। नींद राइट। से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। वो हम्म। बहुत क्रूशियल है। तो हाँ, बेसिकली ये सिचुएशन स्ट्रेटेजी है मेरा। हाँ। सिचुएशन के हिसाब से फिर आपके लिए प्रायोरिटी मैटर हाँ, करती है, राइट? वही। एंड मैंने देखा कि आप सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रहे हो, मतलब स्टडीज कर रहे हो, फर्स्ट टाइम है या पहले पहले भी दिया है? नहीं, मैंने दिए हैं कुछ अटेम्प्ट्स, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज मैं क्लियर नहीं कर पाई। बट हाँ, हम्म। मेरा ये मानना है कि जो सिविल सर्विसेज है उसकी जो ब्यूटी है वो जर्नी में है, ना कि राइट। रिजल्ट में। या। वो जो उसके जो डाइवर्स सब्जेक्ट्स है वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आपको एक अवेयर सिटीजन वो एक बना देता है, मतलब एक डिफरेंट पर्सन बना देता है। तो आई थिंक हम्म। वो ज्यादा मैटर करता है। अब देखते हैं हम्म। नेक्स्ट टाइम, आई थिंक होपफुली आई क्लियर इट। कभी ऐसा लगा कि किसी एक चीज को चूज करना पड़ेगा, पैशन या स्टेबिलिटी, और आपने उस डिलेमा को कैसे हैंडल किया फिर? देखो, जब बात आती है स्टेबिलिटी, तो वो तो मुझे कभी गोल था ही नहीं। मेरा मेरा था कि डायनामिज्म होना चाहिए लाइफ में। जब तक वो हम्म। डायनेमिक रहती है ना लाइफ, हम ग्रो करते हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर आने चाहिए। अगर हम स्टेबल हो जाएंगे ना तो हम एक स्टेगनेंट वे में चले जाएंगे। स्टेबिलिटी होनी चाहिए एट द लेवल ऑफ माइंड, कि हाँ आप पीसफुली कोई डिसीजन ले पा रहे हो। लेकिन जब करियर और लाइफ की बात आती है तो उसमें डिफरेंसेस, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन, चैलेंजेस चलने चाहिए। तो वो एक लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। तो ऐसा मतलब मेरे उसमें ऐसा कभी आया नहीं, और होपफुली आई डोंट थिंक आगे भी कभी आएगा। तो अभी आई एम हैप्पी विद दिस डायनेमिक लाइफ। या ओके, सो आपको डायनामिक लाइफ पसंद है, नहीं? हाँ, सो डिफरेंट चीजें। या आपने ओपनली एंजाइटी और माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स के बारे में बात की थी। 2023 के उस फेज ने आपको क्या सिखाया एज अ पर्सन?
देखिए वो तो मतलब ऐसा फेज था, उसने तो बहुत कुछ सिखा दिया। उसकी वजह से आज मैं मतलब अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ। तो मैं मतलब टाइम देती हूँ कि मैं योगा भी करूँ, थोड़ा प्राणायाम भी करूँ। तो हमारा मोस्टली क्या होता है, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो एक मोटिव होता है टू बी इन द परफेक्ट बॉडी शेप। बट हम्म। दैट इज नॉट द ओनली बेनिफिट। वो आपको एक होलिस्टिक पूरा आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है, मेंटल फिजिकल हर तरीके से। तो अभी मैंने उसको एक लाइफ का पार्ट बना लिया है। और जो खुद की जो खुशी है उसे मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे बना लिया है। और हम्म। उस दौरान ये था कि मुझे ये समझ आया कि मेंटल हेल्थ इज समथिंग, मतलब जो इश्यूज होते हैं वो नॉर्मल है। होता क्या है कि हमने उसको इतना स्टेगमेटाइज कर दिया है कि उसके बारे में जैसे ही हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमें लगता है हमारे साथ क्यों हो रहा है। राइट। जबकि अगर आपको फीवर आएगा तो हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ना। हम डायरेक्टली डॉक्टर को बोलेंगे कि मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। तो हम्म। उस दौरान मैंने अपने पेरेंट्स से फिर डिस्कस किया, फिर टाइमली प्रोफेशनल हेल्प ली। तो उस चीज ने मुझे हेल्प करी। हालांकि चीजें सीवियर नहीं हुई थी तो बेटर है कि इनिशियल स्टेज में हेल्प ले ली तो फिर चीजें ठीक हो गई। ओके। सो आप मेंटल हेल्थ गुड एंड बैड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे फिर? देखिए इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो फेजेस है सैडनेस के, हैप्पीनेस के, वो एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का पार्ट है। मतलब आपको बुरा भी लग रहा है, आपको कई बार बहुत अच्छा खुशी भी हो रही है। पर एक जो फेज होता है उसमें क्या है, आपको बिना किसी वजह के बुरा लगता है। या तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। और कई बार ये जो चेंज है हमारे बिहेवियर में, ये जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं या क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो नोटिस कर पाते हैं, हम नहीं हम्म। कर पाते। अब मेरे केस में क्या था कि माय पेरेंट्स कुड नोटिस दिस चेंज इन जुलाई 2023। और मैंने उस चीज को साइडलाइन किया और मुझे ये चीज समझ आई अक्टूबर 2023 में। तब मैंने कहा कि नहीं, आई नीड प्रोफेशनल हेल्प। और जैसे आपकी स्लीप हैम्पर हो रही है और कोई भी चीज, अब जैसे आपकी फॉर एग्जांपल आपका वर्क है, अब आपको इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और आपके वो वर्क को हैम्पर कर रहा है, जैसे आप बैठ भी नहीं पा रहे हो। तब वहां हम्म। आपको कंसिडर करना चाहिए कि एक बार कंसल्ट करे कोई थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से। तो वहां या। आपको थोड़ा सा मतलब कॉशियस हो जाना चाहिए। ओके, सो हमें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देनी चाहिए कि हमारी सिचुएशन क्या चल रही डेफिनेटली। है। या। राइट, सो उसकी ट्रैक ट्रैक करना चाहिए उस चीज को। बहुत बार हम नहीं देख पाते, लेकिन हमारे आसपास के लोग जो है वो नोटिस कर हाँ जाते राइट। हैं। राइट। सो मैंने कई बार देखा है कि हम जब भी खुद को प्रायोरिटी देते हैं, खुद के हाँ में हाँ करते हैं, तो लोग हमें सेल्फिश बोलना स्टार्ट करते हैं। तो राइट, इसके बारे में आपका क्या थॉट है? देखिए एक होता है सेल्फ केयर, एक होता है सेल्फिश होना। सेल्फिश होना क्या होगा कि आप किसी को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, वहां राइट। नेगेटिविटी आ जाएगी। लेकिन सेल्फ केयर जरूरी है, क्योंकि जस्ट हम्म। इमेजिन आप खुद ही ठीक नहीं है तो आप अपने आसपास वालों को कैसे ठीक रखेंगे। हम्म। जैसे कि कोई एंटरप्रेन्योर है, वो सीईओ है, अब वो राइट। खुद ही परेशान है तो वो डिसीजन कैसे लेगा। हम्म। राइट। सेल्फ उसको तो केयर। पूरा टीम का डिसीजन लेना है, तो उसका माइंड सबसे पहले स्टेबल होना चाहिए। उसके लिए उसको प्रॉपर एक रूटीन होना चाहिए कि अच्छा एक हेल्दी हैबिट हो गई, फूड की, एक्सरसाइज हो गया, और कोई भी हॉबीज हो गई। हॉबीज बहुत जरूरी है, मैंने ये भी सीखा है इस दौरान। तो मेरी जो मतलब जो थेरेपिस्ट थी उन्होंने मुझे कहा जर्नलिंग हो गया, राइटिंग हो गया, कुछ भी जहां आपको हम्म। खुशी मिलती है तो उस चीज को टाइम देना है, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, बट देना है। हम्म। तो ये राइट। चीज जब आती है, अब किसी और को लग रहा है आप सेल्फिश है, लगने दो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि एक बार आप बोल सकते हो, 2 बार बोल सकते हो, फिर ऐसा हो जाता है ना कि ठीक है, अपना काम करो बस, या। सोचने दो तो सोचना है। कई बार खुद के बारे में सोचना होता है एंड सबको लगता है कि सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी चीज होती है, लेकिन ये अच्छा हम है। सामने वाले को समझा नहीं पाते ना। राइट। हाँ कई बार नहीं समझ पाते, कई बार समझ भी जाते लोग, उनको लगता है तो। राइट। ओके। सो प्रोफेशनल हेल्प लेने का डिसीजन इजी नहीं होता आपके लिए। वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहां आपने डिसाइड किया कि मुझे सपोर्ट चाहिए? देखिए बेसिकली मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर के साथ मनाली ट्रिप पे गई थी ड्यूरिंग अक्टूबर 2023। जैसे ही हम वापस आए ना तो मुझे फिर से अपना बैक टू स्टडी रूटीन पे जाना था।
तो मैं मतलब जब भी रीड करती थी तो मैं थोड़ा रीड करती थी फिर खड़ी हो जाती थी, मेरा बिल्कुल कंसंट्रेशन 5 मिनट्स तक का भी नहीं बन रहा था। बहुत रेस्टलेसनेस होती थी। और बेवजह मतलब जैसे अब हम सब बैठे हैं खाना खाने, और फिर मैं एकदम चुपचाप से बैठी हूँ, कोई कुछ नहीं, कोई खुशी नहीं। तो फिर बाद में एक तो वो चीज, दूसरी फिर स्लीप में आपका इशू आता है, नींद आपकी हैम्पर होती है। तो जब मुझे लगा ये चीज बहुत दिक्कत कर रही है तो मैंने फिर प्रोफेशनल से बात करी। और इसमें से होता है, लोगों को क्या डर होता है, जैसे द मोमेंट यू से द वर्ड साइकेट्रिस्ट, लोग ऐसे या देखेंगे ना जैसे पता नहीं क्या है। यार अगर बहुत आप बड़ी चीज बोलोगे, हो जाती है। बहुत बड़ी चीज होगी। अगर आप हाँ। बोलोगे डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई आपको ऐसे वो नहीं देखेगा। ठीक है, हम्म। सेम थिंग अगर आप बोलोगे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया किसी ने, कोई वैसे नहीं देखेगा। लेकिन जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, ये वर्ड सुन के ही लोगों के दिमाग में एक पता नहीं क्या अफवाह है, हुआ है। जबकि वो भी प्रोफेशनल्स है, एंड दे हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स। और यस। अगर आप इनिशियल स्टेज में हेल्प नहीं लेंगे तो आप देखेंगे लोग फिर स्टूडेंट्स कमिट सुइसाइड, विच इज अ राइट। वेरी डिसहार्टनिंग पार्ट। और उसका रीजन क्या होता है? स्टिग्मा की वजह से वो लोग बोल नहीं पाए। तो राइट। इससे अच्छा बेटर है कि हम टाइमली बोल दे। तो मेरे केस में क्या था, आई मीन टच वुड, कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, उनके माइंड में ऐसा कुछ सिग्मा नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कंसल्ट करना चाहिए, मैंने कंसल्ट किया। और जैसे जैसे उन्होंने मतलब बताया, मैंने वो चीज फॉलो करी। तो जहां या लगा कि नहीं मेडिसिन की जरूरत है, वहां मेडिसिन भी लिए। जहां लगा कि नहीं लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे योगा हो गया, कुछ और चीजें होगी, वहां फिर वो चीजें करी। या बहुत सारी चीजें हो जाती है लाइफ में। एंड लोगों का राइट। मतलब देखने का व्यू ही अलग है कि भाई ये क्या ही है, ये अलग बात समझते हैं लोग तो। बहुत अलग है। और इसमें जो एक थोड़ा सा, जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं है, वो ये होता है कि लोग इस चीज को कनेक्ट करते हैं, अच्छा शादी कौन करेगा, अच्छा ये कैसे होगा अगर ऐसी चीजें हैं तो, जबकि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। या राइट। तो आज भी मेंटल हेल्थ को लेकर स्टिग्मा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो हेल्प चाहते हैं पर जज होने से डरते हैं? देखिए, एक चीज मतलब जो भी इस फेज से गुजर रहा है, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और कोई मेंटल डिसऑर्डर है, सबसे पहले ये समझना है कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रखते हैं। वो कभी हम्म। भी आपकी जो भी इश्यूज है किसी को डिस्क्लोज नहीं करते। अब जैसे आई चोज टू स्पीक अबाउट इट, दैट इज माई पर्सनल चॉइस, क्योंकि मैं अभी इस पोजीशन में हूं कि लोग मुझे सुनेंगे। और मैं नहीं चाहती कि कल को कोई जो स्ट्रगल कर रहा है वो उसमें बंधा रहे। मैं चाहती हूँ वो इंसान आगे आए और हेल्प ले, तो वो या उसके लिए फायदा होगा। तो हम्म। एक तो ये डर निकाल देना है कि अगर हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर से या किसी से तो वो चीज बाहर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। और डिस्कस सिर्फ उससे करो जिसमें आपको फेथ हो, पहली ये चीज। और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि अगर इस टाइम पे, राइट टाइम पे चीजों की हेल्प नहीं ली तो चीजें बिगड़ने वाली है। और फिर वो इतना बिगड़ जाएंगी कि फिर कुछ भी मतलब उसका फिर कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है। क्या पता आप खुद अपनी लाइफ एंड करने पे आ जाए, या क्योंकि वो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो या वही है कि मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अपने मन से एक तो डर हटा दो कि कोई और क्या कहेगा, ये सोचो। मतलब मैं जब मुझे जब प्रोफेशनल हेल्प लेनी थी तो मेरे अंदर भी काफी डाउट्स थे इस चीज को लेकर। तो मेरे भाई ने मुझे बस एक चीज कही थी जो कि मुझे काफी इंस्पायर करी, कि डू यू सी योर सेल्फ एज अ क्वीन और समबडी हु इज वर्किंग फॉर द क्वीन। तो मैंने कहा आई सी माई सेल्फ एज अ वाओ। क्वीन। तो या फिर बाद में उसने कहा अगर तू अपने आप को क्वीन की तरह देख रही है तो तू सब कुछ क्यों वो कर रही है, हैंडल, प्रोफेशनल को करने दे ना, तू अपना हम्म। काम कर और बाकी चीज प्रोफेशनल्स देख लेंगे। तो वही चीज है कि आपको अपनी लाइफ में मतलब अगर आप अपने आप को लीडर की तरह देख रहे हो, आप उन चीजों पे फोकस करो और कंसल्ट करो प्रोफेशनल से, बाकी चीज वो हैंडल कर देंगे। तो एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में वुमेन का रोल अब किस कैसे इवॉल्व हो रहा है, और आपको लगता है कि हमें अभी किस माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है एग्रीकल्चर के बिहाफ पे? देखिए, मैंने बीएससी एग्रीकल्चर ज्वाइन किया था 2015 में। तो ओके। जब मैंने मतलब एक ऑल इंडिया एग्जाम क्वालिफाई करी थी, उसके बाद में मैं मेरा एडमिशन इसमें हुआ, बीएससी एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर में। तो कई बार क्या होता है, जैसे जब हम छुट्टियों में घर आते थे
तो कोई जैसे कोई रिलेटिव आता था, वो पूछते थे क्या कर रहे हो, तो आई यूज्ड टू से बीएससी एग्रीकल्चर। तो कई लोगों को यही नहीं पता कि ऐसा कोई कोर्स है। तो पहली चीज तो वो कि एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम्स नहीं है जहां आपको जाना है, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तो वो चीज है जो अभी चेंज हो रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है। और दूसरा, हम अगर बात करें वुमेन की, तो कई लोगों को ये नहीं पता कि 70% जो एक्टिविटीज है फार्मिंग में, जो भी चीजें हैं, वो फीमेल्स हैंडल करती है ओह। एग्रीकल्चर में। या। और जैसे कि हम बोलेंगे ना फार्मर, तो हमारे माइंड में टर्म क्या आएगा कि एक मेल फार्म पे वर्क कर रहा है, हम्म। राइट? ऐसे या। ही चीज, जैसे होम मेकर हो गया, तो हमारे माइंड में आता है फीमेल वर्क वुमेन। कर रही है। या। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जेंडर न्यूट्रल टर्म है। वो हम्म। मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, राइट? तो ये चीजें अवेयरनेस से आती है, आपको अवेयर होना पड़ेगा। और अभी जैसे हम वुमेन का देखें, तो एग्रीकल्चर में हो गया या कहीं भी हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत हो रहे हैं। तो चीजें या। इवॉल्व हो रही है, रिसर्च बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में। तो ये इस तरीके से चीजें इवॉल्व हो रही हैं। या अभी वुमेन्स का भी इन्वॉल्व बहुत सारी जगह पे बढ़ गया है, एंड मेल हाँ, से बहुत सारी ज्यादा जगह पे, वुमेन्स रॉक कर रही है आज के जमाने में। राइट। या। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेट कर रही है, वो एक्सेल भी कर रही है उस फील्ड या में। चाहे दे आर स्पोर्ट्स डूइंग हो गया, बेस्ट डिफेंस हो एक्चुअली। गया। या। या राइट। सो आपके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का कनेक्शन सिर्फ फार्मिंग तक लिमिटेड है, या सस्टेनेबिलिटी, लीडरशिप और नेशन बिल्डिंग से भी डीपली जुड़ा हुआ है? देखिए, एग्रीकल्चर फाउंडेशन है हर चीज की। हम्म। आप जस्ट इमेजिन करिए आपको खाना ना मिले एक दिन, कैसा लगेगा? आप कोई भी बिल्कुल। एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। खाना आता है एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर का ही जो कनेक्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी है। हम कॉटन वाले जो भी क्लोथ्स वगैरह पहनते हैं, कुछ भी, कोई भी चीज, जूट बैग्स होते हैं, वो भी एग्रीकल्चर से आता है। रॉ प्रोडक्ट हर चीज का कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से है। उसके बाद जैसे जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, वो अलग बात है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो फाउंडेशन है हमारे नेशन के डेवलपमेंट का भी। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज उस पे जुड़ी हुई है। पर हम ये चीज कंसिडर काफी लोग नहीं करते हैं। होता क्या है, लोगों हम्म। के माइंड में अगर आप बोलोगे एग्रीकल्चर, तो बहुत ही नैरो माइंडसेट है यहाँ पे भी। जैसे हमने कहा ना, हम्म। ब्यूटी के लिए एक नैरो माइंडसेट है, यहाँ पे भी एक बहुत नैरो माइंडसेट है कि अच्छा सिर्फ मिट्टी होगी, एक किसान होगा जो काम कर रहा है। जबकि ऐसे नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस है। तो हम्म। वो आता है अवेयरनेस से। और हमारे केस में जैसे कि जो बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम होता है, तो उसके फाइनल ईयर में 3 महीने हमें गांव में रहना होता है। ओके। मतलब बहुत ही बेसिक नीड्स पे, तो उसे हम लोग हम्म। हमारे उसमें रावे प्रोग्राम कहते हैं। तो बेसिक नीड्स एकदम, तो वो ग्रुप बना देते हैं, तो हमें वहां पे इंटरेक्ट करना होता है जो विलेज में फार्मर्स होते हैं। और मतलब देखना होता है कि अच्छा फार्मर्स क्या कर रहे हैं, और कुछ हमारी हमारे नॉलेज के बेसिस पे हम उनको सजेस्ट कर सके कि और हम्म। ज्यादा मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट हो उनको, तो वो सब हमको करना होता है। तो हमने ये देखा कि उस दौरान जो अवेयरनेस आई, वो आगे काम आएगी। जैसे हम कोई भी फील्ड में जाए, चाहे सिविल सर्विसेज में जाए, कहीं भी जाए, तो हमें पता होगा अच्छा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ग्राउंड लेवल पे। तो जब तक हमें पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी पढ़ ले। तो वही राइट। है, वो अवेयरनेस डेवलप होगी, तब मतलब चीजों की सॉल्यूशन आएगी। अभी जैसे कि आपने सिविल सर्विसेज सर्विसेज एंड फार्मिंग को एक साथ बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सपोज अगर आप सिविल सर्विसेज में पास आउट होती है, तो आप फार्मर्स के लिए क्या ऐसी एक चीज़ है जो करना चाहेंगी? मेरा ये रहेगा कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, जहाँ पे हम्म। हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, एक तो उस चीज को प्रमोट करना, ताकि हम्म। फार्मर्स को प्रॉफिट ज्यादा हो और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको नुकसान ना हो, क्योंकि फसलें कई बार खराब हो जाती है, ग्लोबल यस। वार्मिंग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। एक वो हम्म। चीज रहेगी। दूसरा मेरा प्रॉफिटेबल फार्मिंग, जहाँ पे जैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे आजकल अपने ब्लॉकचेन आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो उसको भी हम्म। लोग ला रहे हैं फार्मिंग में। तो इन चीजों का मतलब फार्मर्स को ज्यादा कि सिंपल बनाए हम उस चीज को। तो वो एक हम्म। मेरा रहेगा। लेकिन होता ये है कि फार्मर्स जो होते वो ज्यादातर एजुकेट नहीं होते, ऐसा हाँ राइट। पूरी इंडिया का मानना है, राइट? हाँ तो हाँ ये सारी होता है। चीजें उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है।
ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन इसमें भी जैसे क्या होता है, जो केवीकेज होते हैं, कृषि विज्ञान हम्म। केंद्र, तो हम्म। ये क्या करते हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हम्म। तो अब जैसे, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर सिविल सर्विसेज में जाती हूँ, तो हम्म। वहां पे मेरे पास ये पूरा एक पावर रहेगा जहाँ पे मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकूं। तो उनके लिए एक अलग, मतलब वो जो कहते हैं ना, एफपीओज भी होते हैं, फिर बहुत सारे, वो एक पूरा सिस्टम है जहाँ उन्हें सिंपल सिंपल कर देते हैं चीजों को। तो वो चीज उनको थोड़ा सा वो है कि अवेयर करना पड़ता है, फिर वो चीजें सॉल्व हो जाती है। तो आजकल तो लेकिन फार्मर्स ड्रोन्स भी चलाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जहाँ पे हम गांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो ज्यादातर इन चीजों में ध्यान नहीं देते। वो उनका हाँ, जो नहीं रूटीन नहीं, चल रहा होता है वही करते कर राइट रहे राइट, होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल होता है ये चीज। तो पर उनको अवेयर वही है करना वो। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो हम्म। थोड़ा सा क्या होता है, जैसे अब कोई गांव है, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात लोग मानते हैं, है ना, हम्म। कुछ लोग। तो अब जैसे कोई हायर अथॉरिटी पे है, तो हम्म। उसको उस पर्सन के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, या। ताकि तो उस पे इंसान भरोसा करेगा तो फार्मर्स भी भरोसा करेंगे। तो वो एक हम्म। तरीका होता है। फिर जैसे इसमें एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो जो हम्म। एक्सटेंशन वर्कर्स है उनका इसमें रोल होता है बेसिकली, कि फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, उन्हें कन्विंस करे, तब चीजें पॉसिबल हो सकती है। फार्मिंग एंड साइंस का क्या रिलेशन होता है? देखिए, एग्रीकल्चर वैसे तो साइंस स्ट्रीम है, जो बीएससी एग्रीकल्चर है, बट या। उसमें जैसे आप सब्जेक्ट्स देखेंगे तो उसमें आर्ट और साइंस दोनों, मतलब दोनों का रोल रोल होता है। जैसे उसमें हम्म। एग्री बिजनेस भी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी है। तो हम्म। उसमें साइंस का ये रोल रहेगा, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि एक प्लांट से ज्यादा ईल्ड आए, तो वहां पे फिर एक ब्रांच होती है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो गया। तो वो जैसे क्या करेंगे, या तो कोई ऐसी वैरायटी बना देंगे अपने उसकी जेनेटिक्स और इनके मतलब वेरिएशन के थ्रू, के या तो अगर इंसेक्ट कोई अटैक करता है तो उस हम्म। पे नुकसान ना होगा, या तो कोई ऐसी हम्म। वैरायटी बना देंगे जिसके जैसे पॉल्यूशन का इम्पैक्ट ना हो। तो वहां हम्म। साइंस का रोल आ जाता है फार्मिंग में। ओके। तो क्या हम फार्मर को बिजनेसमैन बोल सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली। उनके लिए एक टर्म होता है, एग्रीप्रेन्योर। ओके। या। बहुत अच्छा। एग्रीप्रेन्योर। ओके। सो आज जो यंग गर्ल्स है आपको देख रही है, चाहे वो पेजेंट ड्रीम करती हो या एग्रीकल्चर या किसी और फील्ड में हो, उनके लिए आपका ऑनेस्ट लाइफ मंत्र क्या होगा? देखिए, मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए ये क्लैरिटी होना जरूरी है, और सबसे ज्यादा क्रूशियल है कि कहाँ ना बोलना है। या। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता ना कहाँ ना बोलना है, तो लोग आपको ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे। हम्म। तो ये चीज, और दूसरा मैं कहूंगी कि अपने जो राइट्स है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो गए, राइट्स टू बॉडीली ऑटोनॉमी हो गया, रिप्रोडक्टिव राइट्स हो गए, इस चीज से हम्म। अवेयर हो, सो दैट आप आगे जाके कोई भी आपको ओवर एक्सप्लॉइट ना कर पाए। और खुद पे यस। भरोसा रखे, वो मतलब हम्म। बहुत क्रूशियल है। और पैशनेट रहे, जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उसे हाफ हार्टेडली ना करे, उसे पूरा 100% दे। और जो आपकी लिमिट है ना, वो आपका माइंड सेट करता है, कोई और अगर सेट कर रहा है तो उस पर ध्यान ना दे। बस हम्म। जो आपको लग रहा है कि ये चीज मेरी है, करिए उसे। परफेक्शन नहीं है चलेगा, प्रोग्रेस है, दैट मैटर्स। आजकल गर्ल्स बहुत कंफ्यूज रहती है, मतलब डे बदलते हैं तो उनकी ड्रीम्स बदलती है। तो इस पर आपका क्या सोल्यूशन रहेगा अगर आप चाहे तो? देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो फिर आपको यही नहीं पता आपकी एनर्जी लगानी कहाँ है। लेकिन हम्म। अगर आप फोकस्ड है किसी एक ड्रीम पे, भले वो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद भले ही बदले, उसमें कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना। तभी हम्म। हमें पता लगेगा कि ये चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो वो चीज आएगी, थोड़ा सा मतलब चीजों को लिखे। कई बार क्या होता है, माइंड में ही चीजों को रखते हैं, बट हम्म। बेटर है कि लिखे कि अच्छा ये चीज है, इसका ये प्रॉफिट होगा, ये लॉस होगा, यहाँ ये मुझे फायदा करेगा, फ्यूचर में इससे, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम्म। हम कंफ्यूज ही रहेंगे कि आज यहाँ भटके कल वहां।
तो वो एक हम्म। कोटेशन है ना कि द वन हु चेजेस टू रैबिट्स कैचेस नन। या। वही तो, वो फिर हो जाएगा। तो फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में। बहुत बार कंफ्यूजन में ही वो डूब जाते, मतलब कुछ कर नहीं पाते, कंफ्यूजन में ही रह जाते। आज का मतलब राइट। जेंजी का तो मैंने यही देखा है कि वो एक तो आलसी होते हैं एंड ड्रीम्स को चेज नहीं करते, मतलब वो कंफ्यूज ही रहते हैं, आज कुछ करेंगे कल कुछ सोचेंगे, उनका यही माइंडसेट होता है। राइट, नहीं फोकस जरूरी है। और अगर हम्म। जस्ट इमेजिन, अगर मतलब हम जैसे कोई पर्सनालिटी की बात करें, स्टीव जॉब्स हो गए, जिस अगर वो हम्म। फोकस नहीं होते तो क्या आज उनकी कंपनी यहाँ तक पहुंचती? नहीं पहुंचती ना। वैसे ही तो, जहाँ फोकस है वहां फिर आपका प्रोग्रेस है। या। एंड आप जेंजी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, मतलब आपकी तरफ से? जैनजी के लिए मेरा तो यही रहेगा कि वैसे जो मैं देख रही हूँ, जैनजी काफी कंपैशनेट भी होते हैं। वो लोग मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मतलब वो ओपनली उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो अच्छी चीज है। हम्म। लेकिन बात आ रही है कि अटेंशन डेफिसिट हो गया, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। जैसे या। आप वो डेटा को भी देखेंगे मेंटल हेल्थ की, तो ज्यादातर जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स है वो जेंजी में ज्यादा है। तो हम्म। वहां मेरा ये रहेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, तो एक टाइमर सेट करिए कि 20 मिनट्स तो 20 मिनट्स सिर्फ वो चीज करनी है। उसके बाद दूसरी चीज करे तो उसके लिए भी यू कैन सेट अ टाइमर। तो वो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो ध्यान भटकेगा और फिर वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं देगा आपको, फिर रिग्रेट होगा। उसका कोई ओके। मतलब नहीं है। ओके, अगर कोई पेजेंट बनना चाहता है तो उनके लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे, कैसे स्टार्ट करें? मैं बस कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी योर सेल्फ। पूरा या। मतलब जो आप खुद हो उसको एक्सेप्ट करो एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपको ऐसा नहीं है कि पहले कोई पेजेंट जीता था तो उसके जैसा बनना है, नहीं। इंस्पिरेशन लो बट इमिटेट नहीं करना है, किसी को कॉपी नहीं हम्म। करना है। मतलब ये देखो कि अच्छा ठीक है, ये इसकी क्वालिटी थी जिसने उसको विनर बनाया, लेकिन हम्म। आप में क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको डिफरेंट बना रही है। एंड यू कैन स्टार्ट बाय जस्ट वेरी बेसिक थिंग्स, के आप जैसे यूट्यूब पे आपको लोगों की वीडियो मिलेगी जो विनर्स है, तो एक बार देख लो, उससे आइडिया आ जाता है। उसके हम्म। बाद में कोई जो भी आपको लग रहा है कि आगे कोई पेजेंट आ रहा है, तो उसमें एक बार उसके डिटेल्स देखो, रजिस्टर कर लो। तो आई थिंक दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। ओके, सो बहुत सारे लोग होते हैं जो फैशन को निगेटिव में देखते हैं, तो हाँ उनके राइट। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, फैशन इज अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, फैशन ग्लैमर सब कुछ। लेकिन क्या होता है, लोगों के माइंड में ना कुछ प्रोफेशंस के लिए एक बहुत ही नैरो माइंडसेट है। बट मैं मानती हूँ हर एक प्रोफेशन का रोल है नेशन डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और इस पूरे मतलब कम्युनिटी को एम्पावर करने में। अब आप अगर एक डॉक्टर को देखेंगे तो हमारे लिए रिस्पेक्ट होती है, बट आप अगर एक मॉडल को देखेंगे, बहुत कम लोगों में रिस्पेक्ट होती है। यस। एक अलग ही उनका मतलब परसेप्शन होता है। लेकिन अ मॉडल इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड द वे अ डॉक्टर इज वर्किंग हार्ड और अ सिविल सर्वेंट इज वर्किंग हार्ड। सबका हम्म। प्रोफेशन डिफरेंट है, बट ऑल ऑफ हम्म। देम आर वर्किंग हार्ड। सेम थिंग फैशन इंडस्ट्री है, तो फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे हैं, सिर्फ एक डिजाइनर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मॉडल्स भी है उसमें, कुछ लोग जैसे बाकी आर्टिस्ट भी होते हैं। तो सब ऑल ऑफ देम आर वर्किंग हार्ड। आप अगर उसे क्लोजली देखेंगे तो कई बार लोग अपनी नींद, भूख प्यास सब सेक्रीफाइस करके उस काम में पूरे डूबे रहते हैं। और हम्म। आजकल जो फैशन जो चेंज हो रहा है, लोग सस्टेनेबल फैशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीजों के साथ भी आ रहे हैं। तो वो रिस्पेक्ट आएगा वही अवेयरनेस से। कई बार क्या होता है, हमारे वो पुराने ही ख्याल है कुछ चीजों को लेकर, जो चेंज होंगे कि आप उसके बारे में थोड़ा रीड करो, देखो उन चीजों के कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सब प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो, वो बहुत क्रूशियल है। राइट। सो एज ए यंग यूथ आप इंडियन गवर्नमेंट से एक चीज, कुछ भी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इंडियन गवर्नमेंट से? देखिए, मेरा ये है कि गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स पार्ट एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। लेकिन जैसे हमारा गोल है, फॉर एग्जाम्पल विकसित भारत है, जो हम्म। 2047 तक हमें अचीव करना है। या। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इट्स के ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट ही उसमें रोल प्ले करती है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल सिटीजन का अपना रोल है।
अगर हम हमारा जो भी काम है, चाहे वो स्टूडेंट हो, होम मेकर हो, कोई भी हो, हम हमारा काम बहुत ही पैशनेटली कर रहे हैं, तो जो गोल 2047 में अचीव होगा वो 10 years पहले भी अचीव हो सकता है। हम्म। तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट काफी चीजें कर रही है, हमें अगर हम देखेंगे तो वो स्कीम्स भी प्रोवाइड कर रही है, वो मतलब अपनी तरफ से इनोवेशंस कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी वो वर्क कर रही है। अब ये हम्म। भी बात है कि हम क्या कर रहे हैं। हम्म। राइट, तो मेरा फोकस रहेगा कि अपनी ड्यूटीज पूरी करे, बाकी गवर्नमेंट इज, आई एम हैप्पी विद डूइंग वेल। दैट। या। बट अगर आप इंडिया को देखेंगे तो हमारा जो डाइवर्सिटी है हर चीज में, चाहे वो डिफरेंट एजुकेशन कोर्सेज हो गए या फिर जो कल्चर्स है, तो मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो डाइवर्सिटी लगती है इंडिया की, कि ओके। मतलब एक अपनापन सा लगता है। अब अगर आप दूसरी हम्म। कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे एक वो जो अपनापन है, अब मुझे नहीं पता बाकी लोगों को लगता है नहीं, एंड आई हैव नेवर बीन टू अदर कंट्री अभी तक, या। पर लेकिन वो कहीं ना कहीं एक लैकिंग होता है। तो हम्म। अब वो अगर आप उस चीज में रह पाते हैं, ढाल पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर तो इंडिया में ही रहना बेस्ट है। एंड वो और अपने में ही गवर्नमेंट, बिजी रहते हैं। राइट, वो मोस्टली अपने तक कन्फाइंड रहते हैं। हम्म। एंड विमेन्स को आप सजेशन क्या देना चाहेंगे, अगर वो उनकी ड्रीम चेस करना चाहती है या फिर कुछ भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए? देखिए, विमेन के लिए मेरा ये रहेगा कि आपको जो करना है आप वो करो, कभी भी खुद को कन्फाइन मत करो कि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं, आपके इन लॉज ये चाहते हैं, या आपका हम्म। लाइफ पार्टनर कुछ और चाहता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां पे चीजें डिफिकल्ट होती है, और वो हम्म। हमारे लिए कहना आसान होता है लेकिन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं तो कहूंगी उस मोमेंट पे भी खुद को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि सबसे हम्म। पहले आप हो। राइट, अगर आप सही नहीं हो ना, फिर कोई मतलब नहीं है। और जहां आपको लग रहा है कि अब इस चीज से हटना है, तो फिर हट हम्म। जाओ उस चीज से, कोई और हम्म। रास्ता ढूंढो। तो हमारी सोसाइटी में आज भी लोग, जैसे कोई अगर डाइवोर्सी है तो उसको देखने का नजरिया बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। बहुत अलग हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात करें ब्यूटी की, तो जैसे अब एक फीमेल अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी तो वो वेट गेन या। करेगी, वो हम्म। नॉर्मल सी चीज है, एंड दैट हम्म। इज हेल्दी फॉर द किड, राइट, यस। क्योंकि उसको या। भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो अगर हम ब्यूटी को सिर्फ उस नजरिए से देखेंगे कि एक परफेक्ट फिगर होना चाहिए, बॉडी शेप होना है, तो क्या वो भी तो ब्यूटीफुल है ना। या। शी इज गिविंग अ, मतलब वो तो एक लाइफ, नई लाइफ को जन्म देने वाली है, तो या। वो भी ब्यूटीफुल ही है। तो मैं कहूंगी कि एक तो खुद को नीचे नहीं गिराना है, और हम्म। जहां लड़ना पड़े वहां लड़ो। या। सो थैंक यू सो मच ज्योति जी, आपने आज आपके एक्सपीरियंस से ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो। सो थैंक यू ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस फुल पॉडकास्ट। एंड आई होप आप इस एपिसोड से बहुत इंस्पायर हुए होंगे। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you so much. Till that, stay inspired, stay safe.